भाई, मुझे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया गया है। अब आपको मेरी मदद करनी होगी। आप तो जानते ही हैं मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपने मुझसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा था और मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था, लेकिन अब किसी ने मुझे निकाल दिया है। ये आपके चेहरे पर एक तमाचे जैसा है। योगेंद्र के चेहरे में दर्द था और उसका दिल फटा जा रहा था। ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं था। योगेंद्र ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन से न केवल पैसे कमाता था, बल्कि इसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की वजह से उसके कई फिल्म स्टार्स से अच्छे रिलेशंस भी बन गए थे। कई स्टार्स को उसकी बात सुननी पड़ती थी और फिर वो उन स्टार्स की मदद से और भी ज्यादा पैसे कमाता था। लिविंग रूम में बैठा आदमी योगेंद्र की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें किसने निकाला, बताओ मुझे। वो आदमी योगेंद्र से पूछे बिना नहीं रह सका। ध्रुव गिल। योगेंद्र ने फिर उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे योगेंद्र उसे अपनी आप बीती बयान करता जा रहा था, गुस्से में उस आदमी की भौहें चढ़ती जा रही थी। तुम सच बोल रहे हो? मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के मेंबर बन गए? लिविंग रूम में बैठा आदमी भी हैरान रह गया था। हाँ, ये सच है। वो आदमी योगेंद्र से और भी डिटेल्स जानना चाह रहा था। कितने मेंबरशिप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 100 से भी ज्यादा मेंबरशिप कार्ड्स कुछ ही मिनटों में बांट दिए गए थे। वो आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। बांटे गए मेंबरशिप कार्ड्स की संख्या 100 से ज्यादा थी, लेकिन उसके पास मेंबरशिप कार्ड पाने के लिए रिजेक्ट हुई एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी और उनकी एप्लीकेशंस की संख्या हजारों में थी। मिस्टर शर्मा, कुछ तो बोलिए। मुझे कोई ऐसा रास्ता तो बताइए जिससे कि हमें ध्रुव के साथ कैसे डील करना होगा वो पता चल जाए। मेरी मदद कीजिए प्लीज। योगेंद्र को लग रहा था कि उसके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। उसे ध्रुव से बदला लेना था। उसके सामने जो इंसान बैठा था उसने भी पास्ट में ध्रुव से बदला लेने की कोशिश की थी। लिविंग रूम में बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि आमोद शर्मा था। आमोद ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। क्या यही है उस ध्रुव की ताकत? ऐसे ही किसी को भी मैकलिस्टर क्लब के मेंबरशिप कार्ड्स बांट देना, और हमारी शर्मा फैमिली जैसी प्रेस्टिजियस फैमिली का एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। योगेंद्र की बात सुन के आमोद सोच में पड़ गया था। मैकलिस्टर क्लब दिल्ली का टॉप क्लब था। हालांकि अभी क्लब की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन दूर से देख के कोई भी कह सकता था कि क्लब का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। दिल्ली में एक भी इंसान या परिवार ऐसा नहीं था जो क्लब का मेंबर ना बनना चाहता हो, लेकिन क्लब का मैनेजमेंट सबकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिया करता था। दिल्ली की लगभग सारी प्रेस्टिजियस फैमिलीज के एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए थे। इस वजह से भी क्लब के प्रति लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी। लिविंग रूम में बैठा योगेंद्र अभी भी आमोद से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी आमोद अचानक से उठ के खड़ा हो गया। देखो, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम ध्रुव से माफी मांग लो। आमोद ने चीख कर कहा। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसे ध्रुव के साथ बीता अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा था। अब तो उसे लग रहा था कि ध्रुव ने उस पर दया दिखाई थी और वो जयदेव की वजह से बच गया था। अगर ध्रुव ने पर्सनली उसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो शर्मा फैमिली का खात्मा हो जाता। आमोद की बात सुन के योगेंद्र शॉक्ड रह गया। आमोद भाई, माफ करना, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी डरपोकों वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं जाके उस कल के लड़के से माफी मांगू? मुझे तो अब लग रहा है कि मेरा यहाँ आना ही बेकार हुआ। योगेंद्र को अब ये तो पता चल ही गया था कि दूसरे लोग भी ध्रुव से डरते हैं, लेकिन आमोद के बारे में उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये साफ हो गया कि आमोद भी ध्रुव से खौफ खाता है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हीरोगिरी करोगे तो ध्रुव ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाओगे। जाके चुपचाप उससे माफी मांग लो। हालांकि ध्रुव अक्सर कॉलेज जाता तो नहीं है, लेकिन ये ध्रुव के कॉलेज का पता है। उसके स्कूल के गेट पर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ जब तक ध्रुव तुमको माफ करने को तैयार न हो जाए, नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, याद रखना। आमोद ने गहरी सांस ली। वो बहुत घबरा गया था। ध्रुव बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। उसके सामने मिस्टर शर्मा कुछ भी नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर एक शख्स सचमुच घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि योगेंद्र था। योगेंद्र जानता था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से उलझना बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे भिड़ने की हिम्मत आमोद में भी नहीं थी। योगेंद्र पूरी रात घुटनों के बल बैठा रहा, लेकिन ध्रुव कॉलेज नहीं आया। योगेंद्र ने आग बबूला होकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो बहुत ही गुस्से में था। वो वहां से जाने वाला था कि एक कार आके स्कूल के गेट के पास रुकी। कार रोल्स रॉयस कंपनी की थी और उसे चलाने वाला भी कोई अमीर इंसान ही होगा। योगेंद्र सोच में पड़ गया कि आखिर ये इंसान कौन है और उसकी तरफ क्यों आ रहा है। योगेंद्र उस इंसान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उस मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र को पीछे से आवाज लगाई। मिस्टर योगेंद्र, मर्दों को ऐसे घुटनों के बल नहीं बैठना चाहिए। खासकर आपके जैसे रिस्पेक्टेड मैन को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ चलो गार्डन में चलते हैं। उस मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र से कहा। योगेंद्र कुछ देर उस आदमी को क्या जवाब दे सोचता रहा
और फिर ठहर कर बोला, मैं बिजी हूँ। टेंशन मत लीजिए मिस्टर योगेंद्र, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर हैं। अगर आप बस एक चीज करने में हमारी मदद कर दो तो हम आपको फिर से ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन का शेयर होल्डर बना देंगे। अगर आप चाहो तो पूरी कंपनी भी हम आपको दे देंगे। बोलिए, क्या मंजूर है आपको? योगेंद्र को फाइनली उस मिस्टीरियस इंसान की बात में इंटरेस्ट आ रहा था। उस मिस्टीरियस इंसान ने ये भी बात भांप ली थी। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। आपको बस ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर अपने कनेक्शंस का फायदा उठा के एक छोटा सा काम करना है। चिंता मत करिए, हमारा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। और क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? मिस्ट्री इंसान योगेंद्र की बात सुन के मुस्कुराया और बोला, आपने मैकलिस्टर क्लब का नाम तो सुना ही होगा। उसमें हमारे मेंबर्स गोल्ड लेवल पे हैं और गोल्ड लेवल वाले मेंबर्स दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र की तरफ क्यूरियोसिटी से देखा। योगेंद्र अब उसकी बात और ध्यान से सुनने लगा था। आखिर कौन था ये मिस्टीरियस इंसान और इसका मैकलिस्टर क्लब से क्या लेना देना था? सुनते हुए कहा। निधि को लग रहा था कि ध्रुव झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अक्सर निधि को इग्नोर किया करता था। क्या ये ट्रिक भी ध्रुव ने निहाल से सीखी थी? खैर, निधि ने अपमान का घूंट पिया और फिर ध्रुव से बात करनी शुरू की। ध्रुव, कल रात तुम कहाँ थे? तुमने तो बोला था कि तुम जीटीआर रेसिंग कंपटीशन देखने आओगे, लेकिन तुम आए नहीं। कहाँ रह गए थे तुम? ध्रुव सोच में पड़ गया, क्योंकि वो निधि को सच्चाई नहीं बता सकता था। अगर वो निधि को बता देता कि वही वो इंसान है जिसने जय पर्वत पर मैकलिस्टर क्लब के मेंबरशिप कार्ड्स बांटे थे, तो उसकी सच्चाई खुल जाती। इसलिए उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। मैं किसी काम में फंस गया था रात को, इसलिए नहीं आ पाया। ध्रुव की बात सुन के निधि ने हाँ में सिर हिलाया। वो ध्रुव के लिए फेक सिंपैथी शो करना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हें शायद एंट्री नहीं मिली होगी। जय पर्वत पर सबको एंट्री नहीं मिलती है ना? ध्रुव को निधि पर तरस आ रहा था। उस बेचारी को सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी तो निधि ने बस खुद को एक्सपोज करने की शुरुआत ही की थी। खैर, मैं तो गई थी जीटीआर रेसिंग कंपटीशन देखने। उधर बहुत मजा आया, कसम से। ध्रुव को पता था कि निधि और उसकी फैमिली को जय पर्वत में एंट्री ही नहीं मिली होगी। उनका स्टैचर ही उस लेवल का नहीं था। लेकिन फिर भी वो ना तो निधि की बात पर हंसा, ना ही पलट कर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया। उसे बस निधि पर दया आ रही थी। अरे तुम्हें पता है क्या कि कल एक आदमी ने जय पर्वत पर आकर मैकलिस्टर क्लब के नॉर्मल मेंबरशिप कार्ड 100 से भी ज्यादा लोगों में बांट दिए थे। निधि को अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी ने मैकलिस्टर क्लब के नॉर्मल मेंबरशिप कार्ड बांटे थे वो कोई और नहीं बल्कि लिफ्ट में उसके बगल में खड़ा हुआ ध्रुव था। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया और कहा, अरे तो फिर तुम्हें मिला कि नहीं वो कार्ड? ध्रुव की बात सुन के निधि थोड़ा सा इरिटेट हो गई। वो चीख कर बोली, अरे मुझे क्या जरूरत है कार्ड की? मेरी और मेरी फैमिली के पास पहले से ही मैकलिस्टर क्लब का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। ध्रुव को पता था कि निधि झूठ बोल रही है। निधि और उसकी वर्मा फैमिली मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप के लिए बहुत डेस्परेट थे। वो कई बार उस कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके थे और ध्रुव ने पर्सनली उनकी एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट की थी। लेकिन ध्रुव ने इसके बारे में निधि से जिक्र नहीं किया। निधि बातचीत का टॉपिक चेंज करने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि उसे ध्रुव से कुछ और ही चाहिए था। सुनो, क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? निधि ने ध्रुव से पूछा। आखिर निधि के मंसूबे क्या थे? किस मकसद के तहत निधि ध्रुव से सवाल कर रही थी? देखो निधि, मुझे पता है कि तुम मुझसे तीसरी या चौथी बार डिनर पर चलने के लिए पूछ रही हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आज भी तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था। ध्रुव ने गंभीरता भरी आवाज में निधि से कहा। ध्रुव की ना सुन निधि का खून खौल रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। अपनी हुई दोबारा बेइज्जती को कवर करते हुए वो बोली, अरे कोई बात नहीं, तुम आज अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लो, हम कभी और साथ चल लेंगे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो आज? ध्रुव ने कुछ देर सोचा और फिर उसे उस बार का नाम बता दिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने वाला था। बार का नाम था फन एंड गेम्स। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और दोनों निकल के अपने अपने रास्तों पर चले गए। कुछ दूर आगे निकलने के बाद निधि ने किसी को फोन किया। सुनो, आज रात को क्या कर रहे हो? यार, मैं आज दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने जाने वाला था। फोन के दूसरी ओर वाले इंसान की बात सुन के निधि इरिटेट हो गई। निधि अब तक 2 लोगों से रिजेक्ट हो गई थी और उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। निधि गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे परमिशन ले रही हूँ? आज शाम को 6 बजे के आसपास फन एंड गेम्स बार में पहुंच जाना, समझे? दूसरी ओर वाले इंसान ने थोड़ी नानुकुर करने की कोशिश की तो निधि बुरी तरह से भड़क गई। अबे मेरी बात सुन, मुझे पता है ना कि तेरी औकात क्या है। बोल, है क्या तेरी औकात मुझ जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ, दिखने में अच्छी हूँ, तो
तू है क्या मेरे सामने? तेरे जैसे लड़कों को तो मैं पलट के बिना देखूं तो अपने आप को लकी समझ और शाम को 6 बजे मुझे बार के बाहर मिल। निधि ने इतना कह के फोन काट दिया और गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ गई। निधि के ऑर्डर पे तन्मय शाम को 5 बजते ही फन एंड गेम्स बार के बाहर खड़ा हो गया था। तन्मय कहने के लिए तो निधि का बॉयफ्रेंड था, लेकिन तन्मय को इस बात की फील ही नहीं आती थी। उसे लगता था कि वो निधि का सिर्फ एक एम्प्लॉई है। वो उसे जैसा चाहती थी वैसा ना चाहती थी। निधि की परमिशन के बिना तन्मय को उसे कॉल करना भी अलाउड नहीं था। लेकिन अगर तन्मय गलती से भी निधि का कॉल मिस कर दे तो निधि उसे खूब गालियां दिया करती थी। तन्मय को ये तक नहीं पता था कि निधि रहती कहाँ है। उसे जब भी निधि का कॉल आता था तो उसे यही बताया जाता था कि फलाना जगह पर उसे इतने बजे पहुंचना। अगर तन्मय ने जरा सी भी ना नुकुर करने की कोशिश की तो उसे खूब डांट पड़ती थी। तन्मय निधि से जानना चाहता था कि आखिर उसका निधि से रिश्ता क्या है। ये रिश्ता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो डेफिनेटली नहीं लगता था उसे। वैसे सच तो ये था कि निधि तन्मय को मोहरे के तौर पर यूज करती थी और आज वो तन्मय को ध्रुव के खिलाफ यूज करने वाली थी। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ फन एंड गेम्स बार के अंदर बियर पी रहा था। तभी उसने देखा कि निधि एक लड़के के साथ अंदर आ रही है। लड़के और निधि के लेवल में बहुत फर्क दिख रहा था। ध्रुव को पता था कि निधि का आज ही शाम बार में आना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। निधि ने किसी पर्पस से बार का नाम पूछा था उससे। निहाल के साथ रह रहकर ध्रुव को इतना तो समझ आ ही गया था कि हाई सोसाइटी के लोग बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। इसलिए ही ध्रुव निधि के साथ डिनर पर जाने के लिए कभी हाँ नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि निधि का असली योगेंद्र उस इंसान को नजरअंदाज करके कंपनी में ध्रुव के 20% शेयर शेयर निधि की आंखों में बहुत दिन से खटक रहे पीछे थे। से आवाज ध्रुव को लगता था कि निधि उसे बाहर इसलिए ले जाना चाहती है इंसान ने ताकि उसे योगेंद्र नशे में से धुत करके वो किसी योगेंद्र को फाइन फाइन ले सके। उस और उस पेपर में जरूर ये लिखा होगा कि ध्रुव ने अपनी मर्जी उस से mysterious अपने इंसान ने शेयर्स ये भी बात निधि कहा वर्मा थी। को ट्रांसफर कर फिर उसने दिए। आगे बोलना शुरू निधि किया। तन्मय के साथ ध्रुव की टेबल से मिस्टीरियस कुछ इंसान दूर ने बैठ योगेंद्र गई। की तरफ वो ऐसे curiosity प्रिटेंड से कर रही थी जैसे उसने ध्रुव योगेंद्र को अब देखा ही उसकी नहीं बात था। और वो बस ध्यान ध्रुव से को सुनने ये लगा सिग्नल था। देना चाहती थी कि उसका एक उस बॉयफ्रेंड मिस्टीरियस है जिससे वो इंसान ने शादी करने योगेंद्र की वाली तरफ थी। क्यूरियोसिटी अगर ध्रुव के मन में निधि से शादी आखिर कौन था करके ये उसके फैमिली mysterious बिजनेस पर इंसान? कब्जा करने के उसे ख्याल उस mysterious इंसान तो की वो बात उन्हें ज्यादा अपने मन से अच्छी निकाल लग दे। रही थी। निधि को योगेंद्र ने श्योर उस था कि अगर mysterious ध्रुव इंसान से पूछा। उसके फैमिली बिजनेस पर Mysterious कब्जा इंसान नहीं कर आगे पाया बढ़ा और तो उसने फिर उसके योगेंद्र पास के कान में कुछ 20% बात शेयर्स कही। रखने का कोई रीजन Mysterious नहीं इंसान बचेगा। ने आज नहीं तो बढ़ते हुए कल योगेंद्र को वो अपने शांत शेयर्स कराने निधि के को लिए ट्रांसफर उसके करके कंधे पर कंपनी हाथ से रखा एग्जिट और कर कहा। लेगा। निधि इन्हीं सब चुप ख्यालों में डूबी हुई कुछ थी कि देर तभी तक- किसी ने कुछ उसके देर कंधे जब पर हाथ योगेंद्र ने रखा। कुछ नहीं निधि कहा पीछे तो वो मुड़ी तो mysterious देखा कि इंसान- वहाँ ध्रुव खड़ा हुआ था। कुछ देर जब योगेंद्र अरे ने कुछ ध्रुव, नहीं कहा तो तुम उस यहाँ कब mysterious आए? इंसान ने अपनी आंखें अरे से सॉरी, दोबारा कहा। तुमने बताया ऐसा तो था कहने के बाद कि तुम उस फन एंड mysterious गेम्स बाहर इंसान आने ने वाले हो। confidentiality What a agreement coincidence! बनाया। ध्रुव को पता था कि निधि उसके सामने फेक एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। उसने टेबल की ओर नजर डाली तो देखा कि निधि और उसके बॉयफ्रेंड तन्मय ने टेबल पर रखा खाना छुआ भी नहीं था। ध्रुव को समझ आ गया था कि निधि और तन्मय के बीच कुछ ठीक नहीं है। ध्रुव ने बियर पी रखी थी, वो हल्के नशे में था। अब जब इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही गया है तो चलो साथ में डांस ही कर लेते हैं, क्यों? ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए निधि से कहा। चाहे निधि के मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि निधि एक बला की खूबसूरत लड़की थी। हालांकि ध्रुव के मन में निधि के लिए किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन वो निधि के साथ डांस करने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। निधि भी तन्मय के साथ बैठे बैठे बोर ही हो रही थी। ऊपर से उसने कुछ ड्रिंक्स भी ले रखी थी। बिना कुछ और सोचे उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। नशे में वो अपना असली पर्पस ही भूल गई थी। वो वहां ध्रुव को ये एहसास कराने आई थी कि वो ध्रुव में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसे ये बात रियलाइज ही नहीं हो रही थी कि वो उसका बिल्कुल उल्टा करने जा रही है। तन्मय अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ डांस फ्लोर पर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो निधि के ट्रीटमेंट से तंग आ चुका था। उसने गुस्से में विस्की की बोतल से गट गट शराब पीनी शुरू कर दी। वो आज जो करने वाला था उसे उसके लिए हिम्मत चाहिए थी। विस्की पीते हुए तन्मय निधि और ध्रुव को घूरे जा रहा था। आखिर क्या करने वाला था तन्मय? यार ध्रुव, ये मैं डांस क्यों कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो यहाँ कुछ और करने आई थी। निधि और ध्रुव पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके थे। मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद मुझसे दूर जाना था, लेकिन तुम तो मेरे और करीब आती जा रही हो। ध्रुव की बात काफी हद तक सही थी। वो और निधि एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। ये देख के तन्मय जला भुना जा रहा था। उसने एक बोतल विस्की गट गट करके पी ली थी। उसको लगा कि अचानक से उसके अंदर बहुत सारी हिम्मत आ गई है और अब उसे लगने लगा था कि उसे निधि को जवाब देना चाहिए। निधि उसे इस तरह से ट्रीट नहीं करती रह सकती हमेशा। तन्मय अपनी टेबल से उठ के डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो डांस फ्लोर पर जाके ध्रुव और निधि के बगल में खड़ा हो गया, लेकिन ध्रुव और निधि ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तन्मय थोड़ी देर तक तो डांस फ्लोर पर खड़ा रहा, फिर अचानक से जोर जोर से नाचने लगा।
ये देख के उसके आसपास डांस कर रहे लोग घबरा गए। उनमें से कई लोग तो उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अरे पागल हो गया है क्या? इतनी पीते क्यों हो कि होश नहीं रहता? अरे किसके साथ है ये? बाहर निकालो इसे। तन्मय ने तो डांस फ्लोर पर हंगामा ही कर दिया था और फिर ध्रुव और निधि को मजबूरन उसकी तरफ देखना पड़ा। ये बेवकूफ कहीं का, जब इसकी कैपेसिटी नहीं है तो इतना पीता क्यों है ये? निधि तेजी से तन्मय की ओर गई और बोली। तन्मय अभी भी पागलों की तरह नाचने में बिजी था। तन्मय, ये क्या बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। निधि ने तन्मय से कहा, लेकिन निधि की बात का असर तन्मय की हरकत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इससे नहीं मानोगे ना तुम? निधि ने तन्मय का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर से नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तन्मय ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद निधि ने सपने में भी नहीं की होगी। तन्मय ने निधि को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसा करने के बाद भी तन्मय की आंखों में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था। वो निधि को गुस्से से घूरे जा रहा था। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पालतू कुत्ते ने काटना कब से सीख लिया। हालांकि ध्रुव को निधि से कोई खास सिंपैथी नहीं थी, लेकिन फिर भी तन्मय का ये व्यवहार उसे ठीक नहीं लगा। ध्रुव तेजी से तन्मय के पास गया। उसने तन्मय को धक्का देते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है तन्मय? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? तन्मय बुरी तरह से नशे में धुत था। उसके अंदर की आग शायद अभी भी ठंडी नहीं पड़ी थी। वो बचा हुआ गुस्सा ध्रुव पर निकालने वाला था। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। पूछ उससे कि वो मुझे बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती भी है क्या? तन्मय ने ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक घूंसा चढ़ दिया। ध्रुव को इस बात की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने जल्दी ही तन्मय पर काबू पा लिया। तब तक वहां पर क्लब के बाउंसर्स भी आ गए थे। वो तन्मय को घसीट कर क्लब से बाहर ले गए। कुछ देर बाद निधि और ध्रुव क्लब से बाहर निकले। वो पैदल ही घर की तरफ जाने लगे। निधि अभी भी नशे में थी। एक तरफ तन्मय की हरकत और दूसरी तरफ ध्रुव का साथ। निधि का दिमाग बौखला गया था। नशे की हालत में उसने जरूरत से ज्यादा सच बोलना शुरू कर दिया। उसने ध्रुव से पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी कंपनी के शेयर सेल क्यों नहीं कर रहे हो? ध्रुव को पता था कि निधि के मन में क्या चल रहा है। उसे निधि का वो सवाल अटपटा लगा। मैंने शेयर्स इसलिए होल्ड किए हुए हैं क्योंकि मैं कंपनी में हिस्सेदारी चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास इतने सारे शेयर्स हैं कि कल को तुम कंपनी पर मालिकाना हक जमाने की भी कोशिश कर सकते हो। एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट। मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है। ध्रुव की ये बात सुनकर निधि बुरी तरह से भड़क गई। ध्रुव गिल, इस समय तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो उतने तुम हो नहीं। मुझे पता है तुम मेरी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो। तुमको शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में काफी जानकारी जुटाने के बाद ऐसा बोल रही हूँ। निधि की बात सुन के ध्रुव के कान खड़े हो गए। आखिर निधि उसके बारे में क्या जानना चाहती थी? तुमने ऐसी कई सारी कंपनीज के काफी सारे शेयर्स ले रखे हैं, है ना? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? सारी कंपनीज को टेक ओवर करके दिल्ली पर राज करना चाहते हो तुम? ध्रुव ने चैन की सांस ली। निधि को उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मुझे पता है कि तुम्हारे असल इरादे क्या है। तुम मुझसे शादी करके मेरा फैमिली बिजनेस हथियाना चाहते हो ना? तुम याद रखना कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। निधि की बात सुनते ही ध्रुव को जोर से हंसी आ गई। क्या वो सच में ध्रुव के बारे में ऐसा सोचती थी? सुनो निधि वर्मा, अगर मुझे तुम्हारी कंपनी पर कब्जा करना ही होगा ना, तो भी मुझे तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कुत्ते की तरह ट्रीट करती हो, उससे शादी करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ध्रुव निधि को उसकी सच्चाई बता के आगे जाने लगा, लेकिन निधि को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। ध्रुव ने इससे पहले उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। वो अपनी जगह पर जमी खड़ी रह गई। ध्रुव उससे दूर जा रहा था। तभी उसके मन में कुछ और आया और उसने ध्रुव के पीछे चलना शुरू कर दिया। क्या बोला तुमने? तुम होते कौन हो मुझ पे कमेंट करने वाले? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 2 दिन में तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के कंपनी से निकाल दूंगी तुम्हें। ध्रुव निधि की खोखली धमकी से डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि निधि की धमकी में कोई खास दम नहीं था। वो न केवल कंपनी के 20% शेयर्स कंट्रोल करता था, बल्कि वो कंपनी का सेल्स हेड भी था। बिना प्रॉपर रीजन दिए उसे निकालना निधि के बस की बात नहीं थी। निधि भी इस बात को अच्छे से समझती थी। उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसे पता था कि कौन उसकी मदद कर सकता था। उसने अपना फोन निकाल कर किसी को फोन लगाया। आखिर निधि ने किसे फोन किया था? यार परेशान तो मैं भी बहुत हूँ इस ध्रुव गिल से। धीरे धीरे करके इसने मेरी कंपनी के 40% शेयर्स पर कब्जा कर लिया और अब मेरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। निधि फोन पर आदमी की बात सुन रही थी। वो अभी भी फन एंड गेम्स क्लब के बाहर ही खड़ी हुई थी और ध्रुव वहां से जा चुका था। वो फोन पर जिस आदमी से बात कर रही थी उसका नाम था हर्ष सिंह। हर्ष एक कंपनी का मालिक था जिसका नाम था सिंह रियल एस्टेट। ध्रुव धीरे धीरे करके उसकी कंपनी पर भी कब्जा करता जा रहा था। निधि और हर्ष एक टीम बना के ध्रुव को अपनी कंपनी से खदेड़ने के लिए तैयार हो गए।
असल में निधि को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि हर्ष की कंपनी के साथ क्या होने वाला है। वो बस इतना चाहती थी कि ध्रुव उसकी कंपनी के शेयर्स उसे बेच के निकल जाए। ध्रुव निधि की कंपनी का शेयर होल्डर भी था और एम्प्लॉय भी, और यही चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अगले दिन सुबह ही हर्ष निधि से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गया। निधि को पता था कि हर्ष के मन में उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट है। निधि एक सुंदर महिला थी, साथ ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी थी, इसलिए आसपास के मर्दों के मन में उसके लिए डिजायर होना एक नॉर्मल बात थी। हालांकि हर्ष ने इस बात का इजहार कभी निधि से किया नहीं था। उसे पता था कि वो निधि की कंपनी के साइज से काफी छोटी कंपनी रन करता था, इसलिए उसे लगता था कि निधि को पाना उसके बस की बात नहीं है। फिलहाल तो वो वैसे भी काम की बात करने निधि के ऑफिस आया हुआ था। हर्ष, हमारी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा रूल है जिसे यूज करके हम ध्रुव को हरा सकते हैं। निधि की बात सुन के हर्ष एक्साइटेड हो गया। निधि ने अपने टैब पर एक पीडीएफ खोला और हर्ष को पढ़ने के लिए दिया। हर्ष ने बड़ी गंभीरता से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी किसी वजह से फायर कर देती है तो एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर्स कंपनी को सेल करने होंगे। फायर किया गया एम्प्लॉय शेयर्स अपने साथ नहीं रख सकता। हर्ष को ये तो समझ में आ गया था कि इस रूल का यूज ध्रुव के अगेंस्ट किया जा सकता था, लेकिन इसके पहले कि ध्रुव अपने शेयर्स कंपनी को सेल करने पर मजबूर हो, ध्रुव को कंपनी से फायर किया जाना जरूरी था। कंपनी को ध्रुव को फायर करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड रीजन की जरूरत थी। हर्ष को पता था कि निधि ने इसके बारे में जरूर कुछ सोचा होगा। उसने निधि से उसके प्लान के बारे में जानना चाहा। बस इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। लास्ट मंथ तुमने हमारी कंपनी से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसपे तुम शायद हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। वो प्रॉपर्टी तुम्हें ध्रुव ने बेची थी ना? हालांकि निधि अपने सवाल का जवाब पहले से ही जानती थी, फिर भी उसने वो सवाल हर्ष से पूछा। हाँ, लेकिन हमने उस प्रॉपर्टी का फुल पेमेंट अभी तक नहीं किया है। अब तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। हर्ष निधि की बात सुन के चौंक गया। आखिर निधि उसे उसी की कंपनी को पेमेंट ना करने के लिए क्यों कह रही थी? निधि, तुम कहना क्या चाह रही हो? वो प्रॉपर्टी मुझे बेची भले ही ध्रुव ने हो, क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी का सेल्स हेड है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी तुम्हारी कंपनी से ही है। ये बात भूल तो नहीं गई हो तुम? सब पता है मुझे। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ध्रुव पर ये इल्जाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। हर्ष को पता था कि ध्रुव ने फ्रॉड नहीं किया था। मैं ये कैसे साबित करूंगा कि ध्रुव ने हमारे साथ फ्रॉड किया है? उसने तो मुझे प्रॉपर्टी बहुत ही क्लीन तरह से सेल की है। अगर हम किसी तरह से ये साबित कर भी दें कि ध्रुव ने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो इसमें हम अचीव क्या कर लेंगे? निधि को पता था कि उसके पास ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए उसके पास जवाब रेडी था। तुम्हारी उस बात से हमारी कंपनी को ध्रुव को फायर करने का सॉलिड रीजन मिल जाएगा। निधि की बात सुनकर हर्ष ने हाँ में सिर हिलाया। उसे समझ में आने लगा था कि निधि क्या कहना चाह रही है और उसका मकसद क्या है। तुम ये बोल के वो प्रॉपर्टी हमें लौटा दो कि हमने वो प्रॉपर्टी धोखे से तुम्हें बेची है और उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और हमने ये बात तुम्हें प्रॉपर्टी बेचने से पहले बताई नहीं थी। हम ध्रुव पर इंटरनल इंक्वायरी करके उसे गिल्टी प्रूफ कर देंगे। हमारी कंपनी क्लाइंट के साथ हुए फ्रॉड को बहुत सीरियसली लेती है। जैसे ये प्रूफ होगा कि ध्रुव ने क्लाइंट के साथ फ्रॉड किया है, हम उसे फायर कर देंगे। फायर होते ही ध्रुव को शेयर्स हमें सेल करने ही पड़ेंगे। निधि हर्ष को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे अपनी फ्लॉलेस प्लानिंग पर गर्व हो रहा था। निधि और हर्ष ने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हुआ। ध्रुव को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। निधि की कंपनी ने ध्रुव के फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई। ध्रुव ने कमेटी के सामने खुद की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसे आइडिया ही नहीं था कि कमेटी ने फैसला इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ले लिया था। ध्रुव को फ्रॉड साबित करके कंपनी से निकाल दिया गया। उसे अपने हिस्से के शेयर्स कंपनी को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। निधि और हर्ष अपनी जीत का जश्न भी सही से मना नहीं पाए थे कि ध्रुव ने अपनी चाल चल दी। निधि और हर्ष जश्न मनाने में बिजी थे कि तभी वहां सिटी काउंसिल के कुछ लोग उनके ऑफिस में आ गए। उन्होंने निधि को ध्रुव के साथ धोखा करने के लिए काफी डांट लगाई और उसे अरेस्ट करने की धमकी भी दी। निधि और हर्ष ने एक अपॉलजी लेटर पर साइन किया जो ध्रुव को एड्रेस किया गया था। निधि को इमीडिएट इफेक्ट से ध्रुव के सारे शेयर्स लौटाने पड़े। कंपनी में ध्रुव की सेल्स हेड वाली पोजीशन भी रिस्टोर कर दी गई। ये सब देखकर निधि और हर्ष के होश उड़ गए। आखिर ये ध्रुव था कौन जिसके केस में सीधे सिटी काउंसिल जैसे सरकारी विभाग ने डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया था? निधि इस हार का गम भुलाने के लिए फन एंड गेम्स बार वापस गई। कुछ देर में तन्मय एक डायमंड रिंग लेकर वहां पहुंच गया। वो निधि से उस रात की घटना के लिए माफी मांगना चाहता था। निधि जैसी बिजनेस वुमन के लिए डायमंड रिंग की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर तन्मय ने अपनी जेब से एक ऐसी चीज निकाली जिसे देख के निधि की आंखें चमक उठी। आखिर क्या थी वो चीज? ये क्या है? निधि ने तन्मय से पूछा। तन्मय के हाथ में एक डॉक्यूमेंट था
वो निधि की क्यूरियोसिटी देखकर मुस्कुरा दिया। तुम मैकलिस्टर क्लब का मेंबर बनना चाहती हो ना, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत काम की है। ये एक बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है निधि। इस डॉक्यूमेंट को मेरे अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इस डॉक्यूमेंट में सारी काम की चीजें मेंशन है। क्लब का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें पूरा प्रोसेस भी डिटेल में समझाया गया है। निधि ने तन्मय को पास आने का इशारा किया। तन्मय को याद नहीं था कि आखिरी बार कब निधि ने उसे इतने प्यार से अपने पास बुलाया था। तन्मय पालतू कुत्ते की तरह निधि के पास डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच गया। लाओ, दिखाओ जरा मुझे। हमेशा शांत रहने वाली निधि इस वक्त डॉक्यूमेंट देखकर बहुत एक्साइटेड थी। निधि और तन्मय को आइडिया नहीं था कि फन एंड गेम्स बार के अंदर ध्रुव उनके पीछे की टेबल पर ही बैठा हुआ था। वो तिरछी नजरों से निधि और तन्मय को देख रहा था। जैसे उसने देखा कि तन्मय ने निधि को वो डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया है, वो उठकर निधि की टेबल पर आ गया। निधि उसे अपनी टेबल के बगल में खड़ा देखकर हैरान रह गई। वो निधि से बिना पूछे ही उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निधि ध्रुव को देखकर डॉक्यूमेंट छुपाने लगी। मैं तो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। अरे तुम वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? ध्रुव ने निधि की हरकत नोटिस कर ली थी। तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। निधि ये कह के तन्मय की तरफ मुड़ गई। वो अब तक डॉक्यूमेंट को कई बार उलट पलट कर देख चुकी थी। उसको समझ आ गया था कि डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लेजिट है। उसने तन्मय से पूछा, यार सच बोलो तो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास ले आओगे। तुम्हें ये मिला कहाँ से? ये सुनकर तन्मय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तिरछी नजरों से ध्रुव को देखा जो कि एक गाने की धुन गुनगुनाने में व्यस्त था। यार अब अपनी तारीफ क्या ही करूं। ये समझ लो कि इस डॉक्यूमेंट को पाना आसान भी था और मुश्किल भी। इसे पाने के लिए मुझे दिल्ली में अपने सारे कनेक्शंस का यूज करना पड़ा। अरे तुम खुद ही सोचो, मैकलिस्टर क्लब के बारे में जानकारी निकालना आसान है क्या? मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। ये कहने के बाद तन्मय ने देखा कि ध्रुव का चेहरा शांत था। तन्मय को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ध्रुव बहरा था? क्या उसे पता नहीं था कि मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप कितनी वैल्यूएबल थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। दिल्ली का बच्चा बच्चा मैकलिस्टर क्लब के बारे में जानता था। ध्रुव ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था कि उसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में जान के बिल्कुल भी झटका नहीं लगा? तन्मय को ये चीज बॉदर तो कर रही थी, लेकिन उसने फिलहाल के लिए इसे इग्नोर करने की कोशिश की। उसे भी पता था कि वो अपनी इस कोशिश में ज्यादा देर तक सफल नहीं रहने वाला था। उसने निधि से बात करना जारी रखा। यार निधि, मुझे पता है कि मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप को अगर कोई डिजर्व करता है तो वो है वर्मा फैमिली। इसीलिए मैंने कुछ भी करके इस डॉक्यूमेंट का जुगाड़ कर ही लिया, बस तुम्हारे खातिर। निधि को समझ आ गया कि तन्मय अब कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहा था। वो बस धीरे से मुस्कुरा दी। तन्मय ने फिर से ध्रुव को देखा। ध्रुव अचानक से चिल्ला उठा, लगता है मेरी चीज आ गई। तन्मय ध्रुव की एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो गया। ऐसा क्या ही आ रहा है जिसके लिए तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो? तन्मय को लग रहा था कि ध्रुव दिखावा करने में वाकई बहुत अच्छा है। शायद वो नहीं जानता था कि मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स का मेंबर होने का मतलब क्या होता है। निधि नहीं चाहती थी कि ध्रुव को बहुत ज्यादा भाव मिले, इसलिए उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की। यार मैं ऐसा करती हूँ, मैकलिस्टर क्लब का मेंबर बनने का प्रोसेस तुरंत ही स्टार्ट कर देती हूँ। तन्मय ने निधि की बात सुन के हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ निधि, भले ही हमें अब प्रोसेस एकदम सही से समझ आ गया है, लेकिन अप्रूवल वगैरह मिलने में टाइम तो लग ही जाएगा। इससे पहले तन्मय अपनी बात पूरी कर पाए, ध्रुव फिर से उत्साह से बोल उठा, आ गया मेरा मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड। क्या? निधि और तन्मय ने चौंक के ध्रुव की तरफ देखा। फिर तन्मय जोर जोर से हंसने लगा। अरे ध्रुव, एक बात बताओ, तुम तोते हो क्या? ध्रुव ने तन्मय की बात सुन के कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्या कहना चाहता था। तुम्हें लोगों की बात रिपीट करने की आदत है ना? हम मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप की बात कर रहे थे, तुमने भी मैकलिस्टर क्लब की बात करनी शुरू कर दी। अरे तुमको आइडिया भी है कि मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप मिलने का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि लोगों के लिए मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप की क्या अहमियत है, पर मेरे लिए वो कोई खास बात नहीं है। ध्रुव की बात सुन के तन्मय हंसने लगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा ये बताओ कि कौन सी मेंबरशिप है तुम्हारे पास? इससे पहले ध्रुव जवाब दे पाए, तन्मय निधि की ओर मुड़कर बोला, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इसे मेंबरशिप लेवल्स के नाम तक नहीं बताऊंगे। गोल्ड मेंबरशिप है मेरे पास। इस बार ध्रुव की बात सुन के तो निधि और तन्मय ठहाका मार के हंसने लगे। दिल्ली में केवल 3 ही लोगों के पास गोल्ड मेंबरशिप थी। उनके हिसाब से ध्रुव उनमें से एक तो हो ही नहीं सकता था। वो ध्रुव को इग्नोर करके आपस में बात करने लगे। उन्हें पता था कि ध्रुव डींगे हाँक रहा है। सुनो, मैं अपने माँ बाप के साथ मैरिज प्रपोजल लेके तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊंगा। अब हमें एक हो ही जाना चाहिए। निधि तन्मय की बात ध्यान से नहीं सुन रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ध्रुव का चेहरा अभी भी शांत था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक उसी वक्त ध्रुव का सेल फोन बजा। कार्ड तैयार है ना? ठीक है, अंदर भेज दो। ध्रुव का कार्ड लेके आ रहा इंसान आखिर कौन था? सुनो ध्रुव गिल,
बहुत हो गया तुम्हारा, अब इतनी भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे क्या? निधि और तन्मय ध्रुव से बहुत इरिटेट हो गए थे। वो तब से शो ऑफ किए जा रहा था, अब तो हद ही हो गई थी। अब तो उसने ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि उसके पास मैकलिस्टर क्लब का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। तुमने हम सबको पागल समझ रखा है क्या? हाँ, ये बात सही है कि मेरी फैमिली अभी तक मैकलिस्टर क्लब की मेंबर नहीं बन पाई है, लेकिन मैंने उनके मेंबरशिप कार्ड देखे हैं। गोल्ड का तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मल और सिल्वर कार्ड्स तो देखे ही हैं। तुम्हारे जैसे लड़के को तो देख के बोला जा सकता है कि तुम्हें तो क्लब में कोई घुसने ही नहीं देगा। मेंबरशिप देने की बात तो दूर रही। ध्रुव निधि के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सिर्फ ध्रुव जानता था कि निधि और तन्मय पर अभी बॉम्ब फूटने वाला था। ध्रुव ने निधि के ही ताने भरे अंदाज में उससे कहा, यार कुछ दिन पहले तो तुमने बहुत प्राउडली क्लेम किया था कि तुम्हारी वर्मा फैमिली मैकेलिस्टर क्लब की बहुत पुरानी मेंबर है। हालांकि तुम ये क्लेम करते वक्त शायद ये भूल गई थी कि मैकेलिस्टर क्लब खुद में ही उतना पुराना नहीं है। ध्रुव ने निधि को घूर कर देखा। निधि ने नजरें फेर ली। वो पकड़ी जा चुकी थी, उसका झूठ एक्सपोज हो गया था। सुनो निधि वर्मा, तुम में और मुझ में एक बुनियादी डिफरेंस है। मैंने अपने और अपनी फैमिली के बारे में झूठे क्लेम्स नहीं करता हूँ। मैंने जो बोला है वो होगा। निधि ने अब भी ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर तन्मय की ओर मुड़ी, जो मुंह खोले हुए ध्रुव की बात सुन रहा था। वैसे मैकेलिस्टर क्लब की मेंबरशिप मिलना इतना कठिन हो गया है क्या लोगों के लिए? ये जांचने की कोई जरूरत नहीं थी कि ध्रुव सच बोल रहा था या नहीं। जो इंसान कार्ड लाने वाला था, उसे देख के ही तन्मय को सच्चाई पता चल जाने वाली थी। निधि को भी जाहिर तौर पर ध्रुव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ध्रुव को अजीब नजरों से देख रही थी। उसी समय फन एंड गेम्स बार के बाहर एक लैंड रोवर कार आकर रुकी। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से बाहर निकला। उसने धूप का चश्मा लगाया हुआ था और काला सूट पहन रखा था। कई सारे बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। ध्रुव को देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत हाथ हिलाया और बॉडीगार्ड्स को दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने के लिए कहा। तन्मय ने भी अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और निधि से कहा, निधि, मिस्टर जॉश। निधि ने तन्मय की बात सुन के सिर हिलाया। देखो, मैंने उसे वैसे तो निधि को चौड़ में रहने की आदत थी, लेकिन मिस्टर जोश को देखकर उसका चेहरा अपने आप झुक गया था। निधि के ऐसा करने के पीछे एक वाजिब कारण भी था। मिस्टर जोश की मौजूदगी ही लोगों में डर पैदा करने के लिए काफी हुआ करती थी। ये कहा जा सकता था कि निधि और यहाँ तक कि वर्मा परिवार भी, भले उनके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन मिस्टर जोश के सामने हम्बल ही हो सकते थे। मिस्टर जोश कठौता एरिया के अंडरवर्ल्ड डॉन थे। तन्मय को तो समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जोश जैसा बड़ा खिलाड़ी दिल्ली क्यों आएगा। हालांकि अगले ही पल उसे सब कुछ समझ में आ गया। मिस्टर जोश सीधे निधि की ओर चल दिए। निधि थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी शांत होने का अच्छा दिखावा कर रही थी। क्या? आप क्या करने जा रहे हैं? मिस्टर जोश को करीब आते देख निधि कांप उठी। उसे समझ आ गया था कि मिस्टर जोश उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। मिस वर्मा, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है? मिस्टर जोश निधि के पास गए और अपना सिर खुजलाने लगे। निधि ने ना में सिर हिला दिया। वो सन्न रह गई थी। मिस्टर जोश उसके इतने पास खड़े थे। अंडरवर्ल्ड में कोई भी उनके लेवल का आदमी नहीं था, और वो आदमी अपना सिर खुजा रहा था। वो अंडरवर्ल्ड किंग जैसा दिख ही नहीं रहा था। वो एक डरी हुई बिल्ली जैसा लग रहा था। वैसे मैं आपका मेंबरशिप कार्ड डिलीवर करने आया था। मिस्टर जोश ने ये बोल के तुरंत अपनी जेब से मेंबरशिप कार्ड निकाला। वो एक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड था। निधि शॉक रह गई। तन्मय को तो सही से सांस भी नहीं आ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मिस्टर जोश ने मेंबरशिप कार्ड निधि को दे दिया। कहने की जरूरत नहीं थी कि मिस्टर जोश द्वारा दिया गया मेंबरशिप कार्ड असली था। अगर कार्ड नकली भी होता तो भी निधि और तन्मय मिस्टर जोश को क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करने वाले थे। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया है। कार्ड देने के बाद मिस्टर जोश ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा और मुस्कुराए। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। क्या बकवास है ये? तन्मय एकदम हक्का बक्का रह गया था। क्या ध्रुव मरना चाहता था? अगर उसने मिस्टर जोश से इस तरह से बात की तो मिस्टर जोश अपना आपा खो देंगे और इसका खामियाजा पूरे फन एंड गेम्स बार को भुगतना पड़ेगा। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मिस्टर जोश ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, मिस्टर गिल, कृपया बेझिझक मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कुछ और दिनों के लिए दिल्ली में रहूंगा। मिस्टर जोश की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। मिस्टर जोश कठौता एरिया में बहुत पावरफुल इंसान थे। वो भी बहुत दिनों से मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप लेना चाह रहे थे। ध्रुव को जैसे ही ये पता चला, उसने मिस्टर जोश को पर्सनली इनवाइट करके गोल्ड मेंबरशिप दिलवा दी। ध्रुव को पता था कि मिस्टर जोश से दोस्ती की वैल्यू एक गोल्ड मेंबरशिप से कहीं ज्यादा थी। मिस्टर जोश के जाने के बाद से निधि बहुत खुश दिख रही थी। अभी तक तो वो ये सोच रही थी कि नॉर्मल मेंबरशिप कार्ड कैसे पाया जाए, और अब वो एक गोल्ड मेंबर बन गई थी। उसके मेंबरशिप कार्ड की वजह से उसकी फैमिली उस पर प्राउड होने वाली थी। आओ तन्मय, देखते हैं कि ये कार्ड असली है या नहीं। ध्रुव ने तन्मय को कार्ड दिया। कार्ड लेते वक्त तन्मय के हाथ कांप रहे थे।
वो कब से इस कार्ड को देखना चाहता था, लेकिन वो कार्ड की असलियत की जांच नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब ये होगा कि उसे मिस्टर जोश पर विश्वास नहीं था। ध्रुव, तुम्हें कार्ड कैसे मिला? क्या तुम मिस्टर जोश को जानते हो? निधि ने ध्रुव से पूछा। क्या ध्रुव निधि को सच बताने वाला था? मैं और मिस्टर जॉश आज ही मिले थे। आज ही मिले हैं और आज ही वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए? निधि ने खाने का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। ध्रुव धीमे से मुस्कुरा दिया। मैं तो तुम्हें लूजर ही समझ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लाजवाब होगे। निधि के मुंह से ध्रुव की तारीफ सुनकर तन्मय को जलन होने लगी थी। निधि, ये केवल एक कार्ड है, इसे लेके इतना भी ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा भी कुछ खास नहीं है, ये तो मैं भी तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तन्मय की बात सुनते ही ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। ये देख के तन्मय को और खींच हो रही थी। पहले खुद को तो दिलवा लो मेंबरशिप कार्ड, फिर दूसरों को दिलवाना। ध्रुव ने तन्मय के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। वो तो मुझे भी कभी भी मिल सकता है, मैंने अप्लाई कर रखा है। ध्रुव ने तन्मय से इम्प्रेस होने की बहुत बुरी एक्टिंग की। फिर वो अगले ही पल बोला। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है और अब उसे फ्यूचर में कभी भी अप्रूव नहीं किया जाएगा? ध्रुव की बात सुनकर तन्मय थोड़ा सा डर गया। फिर भी उसने साहस दिखाने का नाटक किया। क्या कहा तुमने? और तुम्हारे कहने से हो क्या जाएगा आखिर? तन्मय को पता था कि ध्रुव के कहने से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो निधि के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। मैंने कहा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और फ्यूचर में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं कठौता क्षेत्र का सबसे डिजर्विंग इंसान हूँ और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तन्मय हार मानने को तैयार नहीं था, वो बौखला गया था। ठीक है, अगर विश्वास न हो तो तुम कॉल करके पूछ लो। ध्रुव ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। तन्मय ने फोन निकालते हुए कहा। रुको, अभी तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूँ। तन्मय ने ध्रुव को घूरते हुए अपने पिता को फोन लगाया। उसे पिता की आवाज से ही लगा कि पिता बहुत परेशान है। तन्मय के पूछने से पहले ही पिता ने उसको बता दिया कि उनकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन मैकलिस्टर क्लब ने रिजेक्ट कर दी है। तन्मय जानना चाहता था कि क्लब ने रिजेक्शन का रीजन क्या दिया था। उन्होंने बस हमसे ये कहा है कि हमारी फैमिली उनके क्लब के लेवल की नहीं है। उन्होंने फ्यूचर में भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से मना किया है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तन्मय फोन पर चीख रहा था, लेकिन तब उसके पिता ने फोन काट दिया था। तन्मय को पता था कि ये सारी चीजें ध्रुव के इशारे पर की गई थी। उसके निधि को इम्प्रेस करके उससे शादी करने के प्लान्स पर पानी फिर गया था। निधि उसे इग्नोर करके ध्रुव से बातें करने में मशगूल हो गई थी। तुम मिस्टर जोश को कैसे जानते हो? ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मान लो कि हम दोस्त हैं। निधि और ध्रुव की करीबी देख के तन्मय के लिए अब वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि को कैसे बताए कि वो यहाँ से जाना चाहता है। निधि और ध्रुव बात करते करते इतने करीब आ गए थे कि उनके बीच किसी का घुसना इम्पॉसिबल था। सुनो निधि, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। निधि ने तन्मय की बात पर ठीक से ध्यान भी नहीं दिया। उसने बस इशारा करके तन्मय को दफा होने के लिए कह दिया। लेकिन ध्रुव तन्मय का मजाक उड़ाने का मौका कहाँ छोड़ने वाला था। इससे पहले तन्मय वहाँ से उठकर जा सके, ध्रुव ने उसे पीछे से आवाज दी। अरे ओ राजकुमार, बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। बिल भर के जाओ अपना। ध्रुव ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि आसपास के सभी लोग तन्मय को देख रहे थे। तन्मय को ये देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये ध्रुव कितना चिल्लर आदमी है। तन्मय ने वेटर से बिल मंगाया और बिल पे करके तेजी से वहाँ से निकल गया। निधि और ध्रुव ने बात करना जारी रखा। एक बात पूछती हूँ, सच सच बताना, तुम मैकलिस्टर रिजॉर्ट के मालिक हो ना? I mean, जिस तरह से तुम क्लब के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो तो कोई मालिक ही कर सकता है। निधि का क्वेश्चन सुन के ध्रुव मुस्कुराने लगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं। निधि को समझ आ गया था कि ध्रुव के मन में कुछ शैतानी चल रही है। फिर भी वो फिलहाल ध्रुव को किसी भी बात के लिए रोकने की हालत में नहीं थी। बोलो, क्या बात है? तुमने कहा था कि मेरे और तुम्हारे लेवल्स में बहुत फर्क है। अब अगर मैं तुमसे इतने नीचे के लेवल का हूँ तो मैं मैकलिस्टर रिजॉर्ट का मालिक कैसे ही हो सकता हूँ? निधि को समझ आ गया था कि ध्रुव उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता है। उसने ध्रुव को और पुश करना ठीक नहीं समझा। अच्छा, चाहे तुम मैकलिस्टर रिजॉर्ट के मालिक हो या ना हो, लेकिन तुम किसी बड़ी फैमिली के वारिस तो पक्का हो, है ना? ध्रुव को पता था कि वो अपने बैकग्राउंड के बारे में निधि को नहीं बता सकता था। वो बस धीरे से मुस्कुरा दिया। यार ध्रुव, तुम कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो? ध्रुव ने नाम में से हिला दिया और कहा, हाँ, ये बात सच है कि मुझे लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को सीक्रेट रखना पड़ता है, लेकिन मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ। ध्रुव ने निधि को हिंट दे दिया था कि इस बारे में ना पूछे, लेकिन निधि के इंटेंशंस कुछ और ही थे। सुनो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं अपनी फैमिली से तुम्हारे बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? अपनी शादी के बारे में। ध्रुव निधि की बात सुन के चौंक गया।
तभी उसके फोन का अलार्म बजा। ये संकेत था कि उसे कहीं और जाना था। यार निधि, मुझे कहीं के लिए निकलना है, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ के घर निकल जाऊंगी। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? निधि ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो निधि को कैसे बताए कि वो कहाँ जा रहा है। आखिर ध्रुव को कहाँ जाना था? वो निधि, मुझे वेम्बली हॉल जाना है। ध्रुव की बात सुन के निधि ने अपने कंधे उचकाए और खड़ी हो गई। अच्छा, कोई प्ले वगैरह देखने जा रहे हो या कोई परफॉर्मेंस वगैरह है? ध्रुव ने गला साफ करके निधि से कहा। वो मेरी गर्लफ्रेंड का सिंगिंग परफॉर्मेंस है वहां पे। ध्रुव की बात सुन के निधि का दिल धक से रह गया। ध्रुव की गर्लफ्रेंड भी थी। हालांकि उसने ऐसे एक्ट किया मानो ध्रुव की बात से उसे कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। ध्रुव और निधि फन एंड गेम्स बार से निकल के निधि की कार में जाके बैठ गए। निधि ने कार स्टार्ट की और वो दोनों वेम्बली हॉल की तरफ जाने लगे। कार में बहुत देर तक एक ऑकवर्ड साइलेंस छाई रही। कुछ देर बाद निधि ने ध्रुव से कहा, यार मैंने जो शादी की बात की थी उसे भूल जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर से कार के अंदर सन्नाटा पसर गया। बाकी रास्ते निधि और ध्रुव के बीच कोई बात नहीं हुई। सन्नाटा तब टूटा जब दोनों वेम्बली हॉल के बाहर पहुंच गए। ध्रुव को हॉल के बाहर का नजारा देखकर बहुत अजीब लगा। हॉल के बाहर काफी भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ का मिजाज बहुत ही अलग किस्म का था। ये वो भीड़ नहीं थी जो रिलैक्स होने के लिए एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने आई थी। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। हॉल के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे को रौंद के भी आगे जाने को तैयार थे। ये सब देख के ध्रुव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो हॉल के बाहर पहरा दे रहे पुलिस वालों के पास गया। क्या हुआ सर? लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हॉल का स्टेज कोलैप्स हो गया है, इसलिए लोग डर के मारे हॉल से बाहर भाग रहे हैं। पुलिस वाले ने जल्दबाजी में ध्रुव को बताया। वो किसी तरह भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले की बात सुन के ध्रुव का दिल बैठ गया। हालांकि ध्रुव की गर्लफ्रेंड तृप्ति का म्यूजिकल परफॉर्मेंस शुरू तो नहीं हुआ होगा, लेकिन वो रिहर्सल करने स्टेज पर जरूर आई होगी। कहीं तृप्ति के रिहर्सल करते वक्त तो स्टेज कोलैप्स नहीं हुआ था। ध्रुव के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने हॉल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गेट पर ही रोक दिया। जब ध्रुव ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने ध्रुव को धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। अंदर रेस्क्यू चल रहा है, किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। सर, मेरी गर्लफ्रेंड अंदर फंस गई है, मुझे उसे बाहर लेके आना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ध्रुव ने पुलिस वाले से बहुत देर रिक्वेस्ट किया। यहाँ जितने लोग हैं सबका कोई ना कोई जानने वाला हॉल के अंदर फंसा हुआ है। हमने अगर सबको ऐसे जाने दिया ना तो हॉल के अंदर भी अफरा तफरी मच जाएगी। पुलिस वाले ने ध्रुव को हॉल के बाहर ही वेट करने के लिए कहा। निधि दूर से ये सब नजारा देख रही थी। ध्रुव की हालत देखकर वो कार से बाहर निकल के उसके पास गई। पुलिस वाले के रोकने के बाद भी ध्रुव भीड़ में शामिल होकर अंदर घुसने में कामयाब हो गया। निधि भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी। अंदर घुसते ही ध्रुव ने जो नजारा देखा वो देख के पूरी तरह से सिहर उठा। स्टेज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। लोग पागलों की तरह बाहर भाग रहे थे। ध्रुव ने देखा कि स्टेज के पास ही एक स्टैंड लगा हुआ है जिसमें एक व्हाइट ड्रेस लटकी हुई है। वो ड्रेस तृप्ति की फेवरेट ड्रेस थी। ध्रुव के पैर कमजोर पड़ गए और वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसको रौंद के बाहर जा रहे थे, लेकिन ध्रुव का दिमाग इतना सुन्न पड़ चुका था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ देर लेटे रहने के बाद वो चीख पड़ा। किसी तरह लोगों से खुद को बचाते हुए निधि ध्रुव के पास पहुंची। उसने ध्रुव को हाथ पकड़ के उठाया और उसे सहारा देने लगी। कुछ मिनट बाद फायर फाइटर्स ने स्टेज को ओपन कर दिया। जब ध्रुव ने मंच पर खून का पूल बना हुआ देखा तो वो अवाक रह गया। जल्दी ही एम्बुलेंस आ गई। ध्रुव ने देखा कि एम्बुलेंस की नर्स तृप्ति को स्ट्रेचर पर लेकर जा रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, लकीली स्टैंड ऊंचे नहीं थे और तृप्ति की जिंदगी का कोई खतरा नहीं है, वो बच जाएगी। ध्रुव ने यह सुनकर राहत की सांस तो ली, लेकिन साथ ही अपनी मुट्ठियां भी भींच ली। थोड़ी देर बाद वहां निहाल भी पहुंच गया। सर क्या क्या हो रहा है? ध्रुव का गुस्सा बढ़ता देख निहाल ने झट से पूछा, पता करो ये किसने किया है। ध्रुव ने दांत पीस लिए। यह निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं थी। इसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी। जब यह हादसा हुआ उस वक्त स्टेज पर सिर्फ तृप्ति ही गा रही थी। तुरंत पता करता हूँ सर। निहाल ने हाँ में सिर हिलाया। इससे पहले कि वो पता कर पाता, ध्रुव ने कहा, खैर पता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी पता है कि ये किसने किया है। चलो पर्सनली चल के मिलना पड़ेगा उससे। ये कहकर ध्रुव निहाल के साथ वहाँ से निकल गया। 10 मिनट बाद वो दोनों ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचे। सर क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव ने रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखा और कहा, योगेंद्र कहाँ है? जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि ध्रुव कोई परेशानी का कारण बन सकता है तो उसने कहा, योगेंद्र सर आज ऑफिस नहीं आए हैं सर। रिसेप्शनिस्ट का झूठ सुन के ध्रुव और भड़क गया। आखिर ध्रुव इस झूठ पर कैसे रिएक्ट करने वाला था? कोई बात नहीं, नहीं बताना हो तो मत बताओ, हम खुद ही उसे ढूंढ लेंगे।
ध्रुव ने ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के रिसेप्शन पर लगी ऑफिसेस की लिस्ट को देखा। उसे पता चला कि योगेंद्र का ऑफिस 3rd फ्लोर पर था। निहाल और ध्रुव तुरंत लिफ्ट में चढ़ के 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। योगेंद्र अपने कंप्यूटर पर वेम्बली हॉल में हुई घटना की रिपोर्ट देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। एकदम सही है, भेज दो अब इसे। योगेंद्र ने रिपोर्ट पढ़ी और सैटिस्फैक्शन के साथ कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉपुलर लड़की का वेम्बली हॉल में पहला परफॉर्मेंस स्टेज कोलैप्स होने के कारण दुखद रूप से समाप्त हो गया। योगेंद्र का जोर से ठहाका लगाकर हंसने का मन कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से हंस सके, किसी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। योगेंद्र ने देखा कि ध्रुव निहाल के साथ अंदर आया है। ध्रुव को देखते ही योगेंद्र की हंसी अपने आप ही गायब हो गई। योगेंद्र ने खुद को समझाया कि उसे ध्रुव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गिल, आप यहाँ क्यों आए हैं? योगेंद्र ने हंसते हुए ध्रुव से पूछा। इससे पहले कि योगेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, ध्रुव ने गुस्से में उसे जोरदार लात मार दी। योगेंद्र का सिर सीधे उसकी मेज के शीशे पर जाकर लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। योगेंद्र हक्का बक्का रह गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, इस शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? योगेंद्र की चीख सुनते ही एक आदमी दरवाजे से अंदर आया। हालांकि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बल्कि मिस्टर जोश थे। योगेंद्र मिस्टर जोश को नहीं जानता था, लेकिन मिस्टर जोश का दबंग अंदाज दिल्ली के पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला डालने की काबिलियत रखता था। मिस्टर जोश ने योगेंद्र को गले से पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और योगेंद्र की गर्दन के पास रखते हुए कहा, मिस्टर योगेंद्र, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से उत्तर दें। अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो आप अपनी उंगली गवा बैठोगे। उसके बाद आप पुलिस को बुलाना चाहो या फिर मुझसे बदला लेना चाहो, वो आपकी मर्जी। जब योगेंद्र ने वो धमकी सुनी तो वो समझ गया कि जिस शख्स ने उसकी गर्दन पर खंजर रखा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जोश हैं। तो वो कांप उठा। उसने सुना था कि मिस्टर जोश कठौता एरिया के अंडरवर्ल्ड का सबसे क्रूर आदमी था और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? ध्रुव ने तीखे स्वर में योगेंद्र से पूछा। मिस्टर गिल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मिस्टर जोश योगेंद्र की बात सुन के भड़क गए और गुस्से में बोले, रुको, जब एक उंगली टूटेगी तो अंदर से सच बाहर आएगा। ये कहते ही मिस्टर जोश ने योगेंद्र पर हमला कर दिया और उन्होंने खंजर से योगेंद्र की एक उंगली उड़ा दी। योगेंद्र दर्द में तड़प रहा था। योगेंद्र का तड़पना इग्नोर कर मिस्टर जोश ध्रुव से बोले, आप क्वेश्चन पूछना चालू रखिए। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सवाल पूछना शुरू किया। तुझे मेरी गर्लफ्रेंड को हार्म करने के लिए किसने कहा था? ध्रुव की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि उसका शरीर गुस्से से झुंझलाकर कांप रहा था। योगेंद्र दर्द की वजह से चीख रहा था। वो समझ गया था कि ध्रुव बहुत सीरियस है और जब ध्रुव सीरियस हो जाता था तो वो खतरनाक भी हो जाता था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बता दूंगा, लेकिन वो बताने से पहले ये वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुमने उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो वो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेगा। ये पूरा सच नहीं बता रहा है। ध्रुव ने योगेंद्र की ओर तीखी नजर से देखा, मानो वो अपनी आंखों से ही योगेंद्र की हत्या कर देगा। योगेंद्र जानता था कि ध्रुव मजाक नहीं कर रहा है, इसलिए वो डर गया। डर के मारे उसने लार निकल ली। राहुल, मेरा मतलब है मिस्टर वडाल, उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। योगेंद्र को रोना आ रहा था। राहुल का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, मैं उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ध्रुव, इस इंसान को प्रोवोक मत करना। मुझे पता है तुम्हारे पीछे निधि का हाथ है। निधि अकेली तो खैर कुछ भी नहीं है, भले ही पूरा वर्मा परिवार अपनी जान लगा ले, लेकिन वे राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। योगेंद्र ने ध्रुव को सलाह दी तो राहुल ही वो रहस्यमय आदमी था जिसने ध्रुव को सबक सिखाने के लिए तृप्ति को हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी। दरअसल ध्रुव को काफी समय से इसकी उम्मीद थी कि कोई तो उसे हार्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी नजर में राहुल का उससे कोई खास रिश्ता नहीं था। तुम उसे जानते हो? ध्रुव ने पलटकर मिस्टर जोश की ओर देखा। मिस्टर जोश ने ना में सिर हिलाया। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मिस्टर गिल उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही पड़ेगी। मिस्टर जोश दिल्ली में भले ही ज्यादा काम के ना हो, लेकिन कठौता एरिया में उनकी कैपेबिलिटी पर कोई भी शक नहीं कर सकता। वहीं योगेंद्र से अब दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ध्रुव ने सिर हिलाया और मिस्टर जोश से कहा, उसे जाने दो। मिस्टर जोश ने ध्रुव की बात सुनते साथ ही तुरंत योगेंद्र को छोड़ दिया।
योगेंद्र को सचमुच ऐसा नहीं लगा था कि मिस्टर जोश उसे छोड़ देगा। उसके ऐसा सोचने के 5 मिनट के अंदर ही मिस्टर जोश की वैन इमारत के बाहर पहुंची। ये क्या है? योगेंद्र ने मिस्टर जोश की ओर घूर कर देखा। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। वैसे भी अपने खून से सने हुए हाथ देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने हाथ गंदे करना मेरा फेवरेट पास टाइम है। मिस्टर जोश की मुस्कुराहट खतरनाक थी। तुम मुझे मार डालोगे? मिस्टर जोश को योगेंद्र की जिंदगी या मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो सब तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम लकी हुए तो बच जाओगे। हालांकि एक चीज मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ कि अगर तुमने मिस्टर गिल और उनके आसपास के लोगों को परेशान करने की दोबारा हिम्मत की तो तुम और तुम्हारे परिवार में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आई समझ? मिस्टर जोश की बात सुन के योगेंद्र बुरी तरह से घबरा गया। तुम्हारे जैसे लोग ध्रुव की मदद क्यों करते हैं? आखिर वो तुम्हें कितना पैसा देता है? मिस्टर जोश योगेंद्र की बात सुन के मुस्कुराने लगे। पैसा? मुझे लगता है कि तुम मेरे और मिस्टर गिल के बीच के रिश्ते को कभी समझ नहीं पाओगे। बस इतना समझ लो कि पूरे कठौता एरिया में कोई मिस्टर गिल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अब तो मिस्टर गिल ने मुझे दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया है, तो यहाँ पर भी किसी का उनके साथ खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं होगा। इतना कहकर मिस्टर जोश ने योगेंद्र को बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर ध्रुव उस हॉस्पिटल पहुंच चुका था जहां पर तृप्ति एडमिट थी। उसने तृप्ति की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। क्या तृप्ति की हालत में सुधार आया था?